हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अबाउट क्लासेस। क्लासेस सिंगल हैंडेडली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्लस प्लस का। ये इसी चीज़ से हाईलाइट होता है कि स्ट्राउस-ट्रिप जो सी प्लस प्लस के ओरिजिनेटर थे, उन्होंने इनिशियली सी प्लस प्लस को नाम दिया था सी विथ क्लासेस। बाद में इसको नाम दे दिया गया सी प्लस प्लस। हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने देखा है कि हम पहले ही स्ट्रक्चर और फंक्शन सीख चुके हैं कि हम इनको कैसे डिफाइन करते हैं और इनको कैसे यूज करते हैं। क्लासेस एक स्ट्रक्चर की एबिलिटी और एक फंक्शंस की एबिलिटी को ये बाइंड टुगेदर करती है एक सिंगल एंटिटी के अंदर, जिसको हम कहते हैं क्लास। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जब स्ट्रक्चर और फंक्शन का यूज करके हमारा काम चल ही रहा था, तो हमने क्यों क्लासेस का यूज किया या फिर क्लासेस का इन्वेंशन क्यों हुआ। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी एंटिटी होती है रियल वर्ल्ड में, जैसे कि अगर मान लीजिए कार है, कार एक एंटिटी है, तो उससे एसोसिएटेड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि उसकी चलने की स्पीड कितनी है। अगर मान लीजिए कोई अकाउंट है, तो वो एक एंटिटी है और अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना उसमें इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हुआ है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं क्लास। तो आइए हम देखते हैं कि क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, उसका लिखने का सिंटेक्स क्या होता है और बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो मैंने लिखा है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की है। उसके बाद मैंने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैं स्ट्रक्चर में लिखता था एक कीवर्ड स्ट्रक्ट, तो ऐसे ही क्लास को डिफाइन करने के लिए मुझे एक कीवर्ड लिखना पड़ता है जिसको हम कहते हैं क्लास, CLASS। उसके बाद जैसा कि मैं किसी भी फंक्शन को कुछ नाम देता हूं या टैग देता हूं, स्ट्रक्चर में भी हम स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखने के बाद एक टैग देते थे, उसी तरह मैंने क्लास को भी एक नाम दिया है या फिर एक क्लास टैग दिया है बाय द नेम ऑफ ACC या फिर अकाउंट। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने लिखा है प्राइवेट और कोलन। ये दोस्तों एक्सेस लेवल स्पेसिफायर होता है। ये क्या होता है मैं इसको आपको जल्द ही एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल आप जान लीजिए कि इसको हम कहते हैं एक्सेस लेवल स्पेसिफायर। उसके बाद मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए, अकाउंट नंबर और बैलेंस। जैसे कि हम स्ट्रक्चर में भी करते थे कि स्ट्रक्चर के अंदर हम बहुत सारे डेटा मेंबर्स को बाइंड टुगेदर करते थे, क्लास भी वही काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। उसके बाद मैंने एक और एक्सेस लेवल स्पेसिफायर मेंशन किया है पब्लिक, मैंने लिखा है पब्लिक कोलन। इसका भी क्या मीनिंग होता है मैं इसको आपको जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चालू होती है। स्ट्रक्चर्स के अंदर हम सिर्फ डेटा मेंबर्स को ही बाइंड टुगेदर करते थे, लेकिन क्लास डेटा मेंबर्स और उनसे एसोसिएटेड फंक्शंस को एक सिंगल एंटिटी के अंदर एनकैप्सुलेट करती है। आप देख सकते हैं कि पब्लिक एक्सेस लेवल के अंतर्गत मैंने नीचे तीन यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन किए हैं, इनपुट, डिपॉजिट और विदड्रॉ। उसके बाद आइए हम मेन फंक्शन में आते हैं। मैंने मेन फंक्शन में लिखा है int main। उसके बाद हमको हर स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था। उसी तरह आप देख सकते हैं कि मैंने क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने लिखा है ACC स्पेस के बाद जो भी मैं ऑब्जेक्ट का नाम देना चाहता था, यहाँ पे OBJ है, OBJ। और जैसा कि हम स्ट्रक्चर में करते थे कि हम उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके उसके डेटा मेंबर्स को रेफरेंस कर सकते थे, तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। अब वो मैं बताता हूँ कि कैसे होती हैं। ऐसी चीजें जो प्राइवेट एक्सेस लेवल स्पेसिफायर के नीचे स्पेसिफाई की जाती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो चीजें प्राइवेट एक्सेस लेवल में स्पेसिफाई की हैं, यहाँ पे है INT अकाउंट और फ्रूट बैलेंस। ऐसी चीजों को मैं डायरेक्टली रेफरेंस नहीं कर सकता हूँ यूजिंग अ क्लास ऑब्जेक्ट, और यही तरीका है क्लास का कि वो ऐसा करके डेटा हाइडिंग के कंसेप्ट और डेटा प्रोटेक्शन को इंप्लीमेंट करती है। तो मान लीजिए अगर मैं मेन में ऐसा लिखता सीन OBJ, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर के इस्तेमाल के बाद BALANC बैलेंस, तो ये गलत होता, क्योंकि बैलेंस जो वेरिएबल है वो प्राइवेट टैग के अंदर है, मैं उसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता हूं। ये क्लास की दोस्तों खासियत होती है। ऐसे डेटा मेंबर या फंक्शंस, अभी तो यहाँ पे फिलहाल मैंने वेरिएबल्स ही लिए, अगर यहाँ मैं कुछ फंक्शन ऐड करता प्राइवेट टैग के अंदर, तो भी मैं उसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कॉल नहीं कर पाता। तो ऐसी चीजें जो प्राइवेट टैग के अंदर होती हैं उनको हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो इंटरैक्ट कर सकता है उसी क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, वही उन डेटा मेंबर्स भले ही वो प्राइवेट हों लेकिन उनको एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने एक और एक्सेस लेवल स्पेसिफाई किया था पब्लिक। पब्लिक एक्सेस लेवल के अंदर जो चीजें आती हैं, भले ही वो डेटा मेंबर हो या फंक्शन हो, जैसे कि हमारे इस प्रोग्राम में डेटा मेंबर तो नहीं है लेकिन तीन फंक्शन जरूर हैं, क्योंकि ये पब्लिक एक्सेस लेवल के अंदर हैं, तो इसलिए हम उनको ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कॉल कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने मेन फंक्शन में लिखा है obj.input। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। इनपुट नाम का फंक्शन आप देख सकते हैं कि मैंने इसलिए कंस्ट्रक्ट किया है क्योंकि अकाउंट नंबर और बैलेंस ये दोनों प्राइवेट डेटा मेंबर थे और मैं इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता था, और मैंने इनको प्राइवेट इसलिए बनाया है ताकि ये सेफ रहे, इनकी वैल्यू कोई डायरेक्टली रेफरेंस करके चेंज नहीं कर पाए, तो इसलिए मैंने इनको बनाया था प्राइवेट। लेकिन अब मुझे वैल्यू तो इनमें इनपुट करानी ही है, और मुझे ये पता है कि हर क्लास का जो मेंबर फंक्शन है वो अपने प्राइवेट डेटा मेंबर से इंटरैक्ट कर सकता है। तो इसलिए मैंने इनपुट जो फंक्शन है उसको मैंने प्राइवेट ना बनाते हुए पब्लिक बनाया है, ताकि मैं ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके उसको कॉल कर सकूं। और आप देख सकते हैं कि अगर हम इनपुट फंक्शन की कोडिंग देखें तो ये डायरेक्टली सिंपली सीन अकाउंट नंबर ऐसा लिख के हम डायरेक्टली ही इसमें हम वैल्यूज इनपुट करा सकते हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं कि मैंने दो फंक्शन और पब्लिक डिफाइन किए क्योंकि मैं उनको कॉल करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं उनको एक्सेस कर पाऊं, इसलिए डिपॉजिट और विड्रॉ नाम के जो दो फंक्शन है मैंने उनको पब्लिक एक्सेस लेवल के अंतर्गत डिफाइन किया है। और आप देख सकते हैं कि डिपॉजिट की डेफिनेशन कुछ इस तरह की है, इसका रिटर्न टाइप है फ्लोट, मतलब कि ये कुछ एक फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करेगा और ये एक आर्ग्यूमेंट भी एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मेन में कोडिंग की है। सबसे पहले तो मैंने ऑब्जेक्ट इनपुट को कॉल किया है ताकि अकाउंट नंबर और बैलेंस की कुछ वैल्यूज को हम सेट कर सकें या फिर उनको इनपुट दे सकें। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया है BAL, बैलेंस नाम का आप सोच सकते हैं इसको, और उसके बाद मैंने फिर से डॉट ऑपरेटर के इस्तेमाल के साथ obj.deposit को कॉल किया है क्योंकि डिपॉजिट अगेन आप देखें ये पब्लिक एक्सेस लेवल के अंतर्गत डिफाइंड था, इसलिए मैं इसे डायरेक्टली कॉल कर सकता हूं। और मैंने उसको एक वैल्यू एज अ पैरामीटर पास की है 1000। तो ये जो 1000 वैल्यू है ये अमाउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और जो हमारा बैलेंस रहेगा उसमें वो उस वैल्यू को ऐड करके रिटर्न कर देगी। सिमिलरली आप देख सकते हैं विड्रॉ नाम का फंक्शन है, विड्रॉ में भी मान लीजिए मैंने 1000 वैल्यू एज अ पैरामीटर पास की है, वो उसको अमाउंट में अगेन स्टोर करेगी और वो बैलेंस में से उस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करके रिटर्न कर देगी। और जो भी ये वैल्यू विड्रॉ और डिपॉजिट नाम के फंक्शन रिटर्न करेंगे ये बैलेंस नाम के वेरिएबल या फिर BAL नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी, और हम उसको बाद में आउटपुट करवा सकते हैं जैसे कि मैंने इन दो लाइनों में किया है, सी आउट द बैलेंस नाउ इज और फिर BAL की वैल्यू, और सिमिलरली विड्रॉ करने के बाद भी बैलेंस की वैल्यू को मैंने आउटपुट करवाया है। तो आइए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहली लाइन आई है प्लीज एंटर योर अकाउंट नंबर। ये इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हमने इनपुट फंक्शन कॉल किया था इसके कारण आई है, क्योंकि इनपुट पब्लिक था इसलिए हम उसको कॉल कर सकते थे ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, इसलिए यहाँ पे जो लाइनें थी वो एग्जीक्यूट हुई एक के बाद एक सीक्वेंशियली। आप देख सकते हैं प्लीज एंटर योर अकाउंट नंबर, मैं डालता हूँ मान लीजिए अकाउंट नंबर 1। उसके बाद वो मुझसे पूछता है प्लीज एंटर बैलेंस, तो मैं डालता हूँ मान लीजिए 5000। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इसके बाद क्या होगा कि ये वाली जो लाइनें हैं ये सीक्वेंशियली एक के बाद एक एग्जीक्यूट होंगी। सबसे पहले मैंने फंक्शन कॉल किया इनपुट, उसके बाद अपने आप, क्योंकि C++ में लाइन सीक्वेंशियली एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती हैं, तो डिपॉजिट नाम का जो फंक्शन है वो कॉल होगा, और डिपॉजिट नाम का फंक्शन जो है वो बैलेंस जो कि मैंने यहाँ पे 5000 एंटर करने वाला हूँ उसमें उस 1000 वैल्यू को ऐड करेगा और फिर उस वैल्यू को रिटर्न करेगा जो कि हो जाएगी 6000, और यहाँ पे हम उस वैल्यू को आउटपुट करवा पाएंगे। उसी तरह अगेन क्योंकि C++ में लाइनें सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती हैं तो फिर से विड्रॉ नाम का फंक्शन कॉल होगा और 1000 वैल्यू जो है वो इसमें आके अमाउंट नाम के वेरिएबल में आके स्टोर होगी, और बैलेंस जो कि उसकी वैल्यू हो चुकी होगी 6000 क्योंकि हमने डिपॉजिट कर चुके होंगे 1000, तो 5000 प्लस 1000 इज 6000, और 6000 में से अगेन वो 1000 वैल्यू को माइनस करेगा, तो फिर से जो हमारा बैलेंस है वो 5000 हो जाएगा और हमारे पास आउटपुट अगेन 5000 आ जाएगा। तो आइए हम इसको एंटर प्रेस करते हैं और आप देख सकते हैं द बैलेंस नाउ इज 6000 क्योंकि डिपॉजिट फंक्शन कॉल हुआ था, उसने 1000 से इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया था। उसके बाद सीक्वेंशियली विड्रॉ फंक्शन कॉल हुआ था और उसने 1000 वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करके हमें आउटपुट 5000 दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि एक क्लास कैसे काम करती है। मैं इसको जल्दी से आपको समराइज करवा देता हूँ। क्लास डिफाइन करने के लिए हमको लिखना पड़ता है पहले कीवर्ड क्लास, उसके बाद फिर हम एक्सेस लेवल स्पेसिफाई करते हैं प्राइवेट या पब्लिक। एक और क्लास की खास बात यह है कि मैं अगर प्राइवेट नहीं लिखता हूँ, ये एक्सेस लेवल अगर मैं नहीं लिखता हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्लास में अगर आप कोई एक्सेस लेवल स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली प्राइवेट ही कहलाती हैं। अगर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्सेस लेवल हटा दिया है, इसके बाद भी अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ
तो भी वो काम करता है। और लेकिन अगर मैं डायरेक्टली मान लीजिए यहाँ पे रेफरेंस, मैं बैलेंस नाम के वेरिएबल को डायरेक्टली रेफर करना चाहता हूँ, मान लीजिए सीन और उसके बाद obj.balance और इसको मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एरर आ जाता है, प्रोग्राम रन नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एरर आ जाता है। तो इस तरह से आपने देखा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हम एक्सेस लेवल स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वो अपने आप प्राइवेट ही कहलाती हैं और हम उनको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कॉल नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और हमारा प्रोग्राम पहले जैसा हो जाता है। तो आपने एक देखा कि एक क्लास में क्लास कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद एक्सेस लेवल स्पेसिफायर मेंशन करना पड़ता है, उसके बाद कुछ मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट को जैसे कि हम स्ट्रक्चर में ग्लोबली या लोकली डिफाइन कर सकते थे, उसी तरह क्लास के ऑब्जेक्ट को भी हम ग्लोबली या लोकली डिफाइन कर सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में हमने क्लास के ऑब्जेक्ट को लोकली डिफाइन किया है क्योंकि वो मेन फंक्शन के अंदर है। हम यहाँ पे भी लिख सकते थे जहाँ पे क्लास की एंडिंग होती है, सपोज obj2, तो obj2 जो है ये उस क्लास का ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहलाता है। उसी तरह हमारे अगले ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि क्लास के जो मेथड्स हैं, ये जो क्लास के मेथड्स हैं इनपुट, डिपॉजिट और विड्रॉ, इनको भी हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। इनको भी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है इनसाइड क्लास डेफिनेशन, जो हमारे इस प्रोग्राम में हमने यूज किया है कि हमने जो मेंबर फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं, हमने इनको क्लास के अंदर ही डिफाइन किया है। हम इनको क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं और उसको हम कहते हैं आउटसाइड क्लास डेफिनेशन। तो हमारे आने वाले ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि इनसाइड क्लास डेफिनेशन और आउटसाइड क्लास डेफिनेशन कैसे काम करता है। तो होप दोस्तों आपको मेरे इस ट्यूटोरियल में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से। थैंक्स अ लॉट।